प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 9 का लेक्चर होगा जी अपना केमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2। बच्चों का शिकायत रहा है कि सर थोड़ा लेट हो रहा है केमिस्ट्री, कोई बात नहीं, आपके फाइनल एग्जाम से पहले केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा देंगे हम, इस बात के लिए आप एश्योर रहें, निश्चित रहें आप, डेफिनेटली आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ, थोड़ा लेट हुआ हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो भी हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, कुछ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स हैं जो भी आपको अवेलेबल हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उनको ज़रूर से नोट्स बना लें, उसको रिवीजन कर लें। एक केमिस्ट्री से आपका पूरा सिलेबस पीछे नहीं हो रहा है, मैथ का भी फिलहाल हम लेक्चर रहा है, धीरे धीरे केमिस्ट्री शुरू करें, जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चलो, तो ये रहा आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? शुद्ध कहने का तात्पर्य होता है बच्चा जी, मान लीजिए आपके पास दूध लाया मार्केट से खरीद के, या अपने दूध लाया खरीद के, गए किसी ग्वाला के पास, आपने दूध लिया और आपने सोचा कि मन में क्या, सर ये दूध शुद्ध है, प्योर है? तो ग्वाला बोलता हाँ बिल्कुल प्योर है, क्योंकि उनका पर्पस ये था कि उन्होंने अगर पानी नहीं मिलाया है तो प्योर कहलाएगा। ये जनरल समझ है हम लोग का घर में जो हम लोग यूज करते हैं, दूध शुद्ध है, घी प्योर घी है, प्योर मक्खन है, प्योर सब कुछ प्योर प्योर का हम लोग वादा जो करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में प्योर शब्द का मतलब ही कुछ और होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं पदार्थों का जो हम मैटर को क्लासिफिकेशन किए थे, उसको दो भागों में, पहले हम केमिकली रूप से उसको हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम पहले अपने लिख लिया कि पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण से यह पता करेंगे कि जो भी कोई पदार्थ बिल्डअप हुआ है, बना है, निर्मित है, वो कैसे बना है, उसके पार्टिकल कैसे हैं। तो हम टॉपिक ये हो गया नोट सबका। चलो, तो यहाँ पर शुरू होगा चैप्टर में आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कोई पदार्थ का हम रासायनिक वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो दो पार्ट्स में करेंगे हम। पहला पार्ट्स होगा अपना प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होगा इम्प्योर सब्सटेंसेस, अर्थात उसको मिक्सर बोल सकते हैं, मिक्सर्स बोलो या और प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब शुद्ध पदार्थ। तो सर केमिस्ट्री में शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं? सर हम बोलते हैं एलिमेंट को और कंपाउंड को। सर एलिमेंट बोले तो एलिमेंट में तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, मेटल, नॉन मेटल, थोड़ा ऊपर कर दूँ, थोड़ा ऊपर कर दूँ, हाँ सर, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। और सर एक और पढ़ेंगे हम कुछ नोबल गैसेस, से भी एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस है। क्या सर ये कंपाउंड? हाँ बिल्कुल, कंपाउंड से बोले सर, कंपाउंड जैसे कि एक कोई निश्चित मात्रा से कोई चीज़ बनता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड निर्माण करते हैं, लेकिन उनका जो निर्माण करते हैं तो उनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे हम बात करूँ सर वाटर की, वाटर क्या सर कंपाउंड है, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि उसमें H2O हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के एक, तो ये दो रेशियो है, फिक्स है। तो निश्चित अनुपात में मिलकर बने हैं तो भी प्योर सब्सटेंसेस कहलाएंगे। दो या दो से अधिक हो सकते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स, तो भी प्योर का सब्सटेंसेस होगा। बाकी तो सिंगल सिंगल होते ही है। और सब मिश्रण किसे बोलेंगे और शुद्ध पदार्थ किसे बोलेंगे, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले चलिए, आपका ये फ्लो चार्ट बन गया होगा। चलो शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंसेस का डिफिनीसन। तो शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वो केमिकली रूप से यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे हम केमिकली यूनिफॉर्म और होमोजीनियस, वो एक जैसा होता है, समांगी होता है, और रासायनिक रूप से जैसे बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर हम कुछ मैंने कि आयरन के पार्टिकल्स लिए, ये मानोगे सर लोहा, आयरन किसे बोलते हैं सर? लोहा को। मान लीजिए लोहा के पार्टिकल्स हैं, आपने उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटा, तो ये जो लोहा अरेंज होता है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं ना, सेम पार्टिकल होते हैं, सारे के सारे आयरन के ही पार्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने लोहे के पार्टिकल्स लिए हैं तो उसमें आयरन के पार्टिकल की जगह पर कुछ कॉपर के पार्टिकल आ गए, कुछ उसमें एल्यूमिनियम का आ गए, कुछ गोल्ड का, ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ उसमें आयरन के ही पार्टिकल होते हैं। इसे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये केमिकली रूप से क्या है सर? होमोजीनियस है। ये रासायनिक रूप से क्या है? होमोजीनियस भी हो और एक ही पार्टिकल से बने हैं, तो ये प्योर सब्सटेंसेस हो गया। चलो अब आते हैं सर जी हम कंसेप्ट 1 पर। कंसेप्ट 1 सर हम एलिमेंट की बात करेंगे। तो इसको क्वाइंड बाई या इन्वर्टेड बाई रॉबर्ट बायल ने, रॉबर्ट एक वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट बायल, उन्होंने पहली बार एक एलिमेंट शब्द का क्वाइंट किया था, निर्माण किया था, बोला था। यानी तत्व शब्द की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने सन 1661 ईस्वी में किए थे। इनके थोड़े कंसेप्ट 1 हो गया। कंसेप्ट 2, एक तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ का सबसे सरल रूप होता है। प्योर सब्सटेंसेस का अगर सबसे अच्छा रूप समझना हो तो उसके लिए आप प्योर सब्सटेंसेस, एक एलिमेंट को आप ले सकते हैं जिसे भौतिक या रासायनिक विधि से तोड़ा जा सकता है।
आप परिभाषित कर सकते हैं उसको प्योर सब्सटेंसेस के रूप में। और उसका डेफिनेशन होता है जिसे भौतिक, जिसको हम फिजिकली या केमिकली मेथड से उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ना उसे हम सरल पदार्थों में तोड़ सकते हैं, ना उसे हम कुछ नया बना सकते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं आयरन, उसको आप कितना भी केमिकली मेथड लगा लो वो आयरन ही रहेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, कॉपर कॉपर ही रहेगा, जिंक जिंक ही रहेगा। उसको आप फिजिकली या केमिकली मेथड से आप उसको दूसरा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्योर है। उपरोक्त कथन जो भी है एंटोनी एरेंट लेबोजियर द्वारा दिया गया है, लेकिन यह कथन गलत है, क्योंकि यूरेनियम जो है ना बच्चे जी, सिर्फ देखो ये यहाँ गलत क्या हो गया, उन्होंने क्या बोला कि हम तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं भाई। उन्होंने क्या बोला, प्योर सब एलिमेंट क्या है जिसको हम तोड़ ना सकते हैं भाई, टूटते हैं। क्योंकि देखो उसको अभी के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को तोड़ दिया। यूरेनियम को टूटने से क्या क्या बनता है, थोरियम और अल्फा कण, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बने हैं। तो देखो ये प्योर सब्सटेंस से बोलते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये कहते हैं कि तोड़ नहीं सकते हैं, ये बात गलत है। क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम को टूटकर ही थोरियम और उनका और अल्फा पार्टिकल बनते हैं। चलो कुछ एनालाइज करते हैं। एनालॉजी मतलब कुछ आपको हम इसमें विवरण देते हैं। मान लीजिए सर ये दीवार है, उसमें जो ईंट लगे हुए हैं, लाल लाल ईंट देख रहे होंगे, वो मान लो एटम हो गए। क्या हो गए, जो लाल लाल दीवार की ईंट है उसे हमने एटम बोला, आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। और रेड वॉल जो लाल दीवार है उसको मैंने एलिमेंट बोला, उसको मैंने क्या बोला, एलिमेंट बोला। तो दीवार क्या है बच्चे जी, एलिमेंट है। उसी में क्या है समझ लो कि एलिमेंट में ही क्या है सर, एटम्स छिपे होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और सीमेंट बिटवीन रेड ब्रिक्स, और जो इनके बीच में जो सीमेंट लगा होगा वो समझ लो सीमेंट बिटवीन रेड ब्रिक्स, लाल जो भी लगे हों उनके बीच में क्या है सर, ये सीमेंट है। जो फोर्स, जो सीमेंट क्या काम कर रहा है सर, यानी सर हम बोल सकते हैं एटम्स को और एलिमेंट को कंपाउंड बंद करके रखने वाला, बांध करके रखने वाला एक फोर्स होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उसको बोल सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन एटम फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम, यानी परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम बोल सकते हैं वो सीमेंट जो काम कर रहा है। तो ये आपने 3 चीज़ सीखा। जो उसका ईंट था वो एटम हो गया, दीवार जो पूरा दीवार है एलिमेंट्स है, दोनों को जो बांध कर रखा है दीवार को और ईंट को, दीवार जो बना है ईंट और सीमेंट से बना है, ईंट को और दीवार को जो बंधे हुए हैं सीमेंट के द्वारा, तो सीमेंट किसी काम किया, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आकर्षण वाला काम कर रहा है सर। तो सर एलिमेंट क्या है, तो मैंने कहा तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है जो कुछ प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और लोग क्या बोले थे कि एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते हैं, जो कि तोड़ा गया है सर। चलिए अब एनालॉजी लेते हैं, परमाणु की संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। तो हम परमाणु के आधार पर, एटम के आधार पर बोल सकते हैं एटम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक परमाणु जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स हो, द्विपरमाणुक एलिमेंट्स जिसमें 2 प्रकार के हो, एक ही प्रकार, जिससे देखो O2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, इसमें 2 का पेयर हो सकते हैं। हम बोल सकते हैं त्रिपरमाणुक ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स, देखो O3 इसमें मतलब क्या है, O3 के 3 एटम्स, O3 के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, जिसमें 3 के समूह हैं। ट्री एटॉमिक बोल सकते हैं, ट्राई एटॉमिक बोल सकते हैं, जिसमें डबल होंगे उसको ड्राई एटॉमिक बोलेंगे। लेकिन एक ही है, देख लो एक ही प्रकार के एटम्स है, ऐसा नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन नहीं, सेम रहेंगे। चलो हो गया, ये सब आप दिख रहे होंगे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं नोबेल गैस जैसे, और द्विपरमाणुक में क्या देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, O2 S2 N2 ऐसा लिखते हैं ना सर गैसेस। और इसमें तो O3 आता है, ओजोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये नोट सब बन गया बच्चा जी आपका, बहुत सुंदर सा। चलो अब टाइप ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं सर। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने बोला एक तत्व पर एक परमाणु तत्व और बहुपरमाणु तत्व। एक परमाणु तत्व बोलते सर मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स और पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। जैसे देखो इसमें सर एक ही प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, इस जिसके अंदर एक या एक से अधिक परमाणु वाले तत्व शामिल हो सकते हैं, जिसको हम डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक इसमें हो सकते हैं। चलो सर कुछ इनके एग्जाम्पल देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो सर अब हम बात करें तो तत्वों के प्रकार कितने होते हैं। तत्व प्रकार हो जाएंगे, एलिमेंट्स के टाइप्स हो जाएंगे 3 टाइप्स के, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। धातु, अधातु, उपधातु। धातु सर इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, नॉन मेटल के एग्जाम्पल सामने आपके, और इसको डिटेल में हम डिफरेंस पढ़ेंगे आगे चल के। मेटल्स में एक थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ, इसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, ये नहीं होते हैं, और ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ये नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटोलाइट क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, कुछ
थोड़ा सा मेटल जैसे व्यवहार करेंगे, थोड़ा सा नॉन मेटल, दोनों का गुण लेके चलेंगे, उसको मेटलाइट उपधातु बोलेंगे। कुछ नोबेल गैस का नाम याद रख सकते हैं आप, जैसे हम याद रखते हैं हीना, नेहा और करीना के एक से रंगीन। हीना, नेहा और देखो हीना, नेहा और करीना के एक से रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। आप इतने कुछ नोबेल गैसेस के नाम आप याद रख सकते हैं। तो 4 प्रकार के हमने पढ़ लिया तत्वों के प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु और नोबेल गैस। ठीक है सर। अब तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो 118 यानी 118 है, जिसमें 92 जो है, जो 92 हैं जो नेचुरली होते हैं, जो ईश्वरीय हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, और बाकी जो है उसको जो 26 हैं उसको हम इंसान ने बनाया है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले समुद्र से प्राप्त होते हैं ये नेचुरल वाले, और इसको तो लैब में बनाया गया है। तो सर क्या हमको 118 का एलिमेंट्स का नाम याद रखना है? नहीं, हम जो इंपॉर्टेंट्स है अपने सिलेबस के अनुसार हम उसको याद करेंगे और आपको याद करवाएंगे। आपको याद करना पड़ेगा क्लास 9th में, ताकि आपको क्लास 10th आपको समझ में आ जाए। चलो अब हम बात कर रहे थे सर फिजिकल मेटल के जो धातु होते हैं उसके भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण होता है कि धातु आघातवर्ध्य और तन्यता होते हैं, डक्टाइल होते हैं। आघातवर्ध्य मतलब जिसे हम धातु को पीट कर फोर्स लगाकर पतले पतले चादर में बदल दें। ठीक है, इस क्षमता को बोलते हैं मेलेबिलिटी। और डक्टाइल मतलब आपने देखा होगा कि आपके वायर जो घर में लगे हैं उसमें पतले पतले धातु के तार हैं। तो पतला पतला थिन तार कैसे बना दिया गया? लमड़ा कर बनाया गया होगा, खींच कर बनाया गया होगा। तो धातु को फोर्स लगाकर खींच कर पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर देने की जो क्षमता होती है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी समझ में आ गया होगा। चलो, जो फोर्स देखो यहाँ पर धातु है कोई, यहाँ पर मान लो कि लोहा पर रख दिया, ऊपर से पीटा गया, थोड़ा सा पीटा गया, तो पीटते पीटते देखो चादर बन गया। तो जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक, और यहाँ पर लगता है टेंसाइल फोर्स। ठीक है, ये थिन वायर में कन्वर्ट कर देगा। कुछ बात पढ़ लेते हैं। धातु सामान्यतः आघातवर्ध तन्य होते हैं। तन्यता का गुण होता है जो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोना पाया जाता है। 1 ग्राम सोना को आप 1 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, पेपर में MCQ में क्वेश्चन ये आ सकता है। तीसरा गुण हार्डनेस और सोनोरिटी पर। हार्डनेस मतलब धातु कठोर होते हैं, और सोनोरिटी मतलब साउंड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूं। मेरे पास अभी जिस रूम में बैठ के बना रहा हूँ, ये मेरे देवता घर है जिसमें आप पूजा वूजा करते हैं। हर आपके पास ये देवता घर होगा जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हाँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो, एक मैं लाया हूँ यहाँ पर आपको मिश्र धातु जिसे एलॉय बोलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एलॉय है। आपने स्कूल में घंटी देखा हुआ, देखो ना इसमें सोनोरिटी क्या होता है आपको अभी समझ में जाएगा। इस साउंड को सुनने का देखो, एक बार बजाऊंगा थोड़े देर तक इसका साउंड रहता है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। और थोड़ा इसको हम लोग लटका कर रखे होते हैं तो साउंड इसका और देर तक करता है। कभी अपन मंदिर में गए होंगे आप, थोड़ा घंटी बजा के देखिएगा, झन ऐसा साउंड रहता है। जैसे आपने घंटी बजाया, ये थाली बजा दी आपने, तो झन ऐसे जो थोड़ा देर तक साउंड रहेगा उसको बोला जाता है सोनोरिटी। ठीक है, ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि साउंड मिलेगा आपको। तो ये कहाँ पाया जाता है सर? मेटल्स में बहुत होता है। अब चलो, आप उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास घंटी होता है। जैसे ये घंटी है, देखो देखो, जो जैसे जैसे घंटी थोड़ा साउंड रहता है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मैं एक बार क्लिक करूँगा, साउंड आपको सुनाई देगा देर तक। तो ये साउंड आपको देर तक सुनाई दे रहा है। ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? ये मेटल्स में पाई जाती है। और ये फिजिकल है। फिजिकल मतलब देखो हम करके देख पा रहे हैं। फिजिकल क्या होता है सर? जिसको बाहर से आप कर पाएँ। केमिकली जो होता है, जो आंतरिक होता है, जिसको हम देख नहीं, फिजिकली दिखाई देता है और इंसान कर सकता है बारी बारी। चलो, और ये सारे अंतर क्लास 10th में आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ जो 9th के प्यारे से बच्चे होंगे ना, अभी याद कर लेंगे तो उनको डबल फायदा। क्लास 10th में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में कि धातु और अधातु में अंतर बताएं भौतिक गुण के आधार पर। तो यही जो 5वां गुण और 6ठा अंतर, यही लिख आएंगे तो काम हो जाएगा। 6ठवां अंतर, ये सारी बातें जो अंतर कर रहा हूँ सामान्यतः होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे धातु में चमक ही पाया जाता होगा, सारे धातु में सोनोरिटी ही पाया जाता होगा, ऐसा नहीं, सामान्यतः लिखा हूँ।
सामान्यतः हर देखिए सारे अंतर में लिखा हूँ जनरली, सामान्यतः यानी मैक्सिमम पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब धातु में चमक पाया जाता होगा, सारे धातु में उष्मा विद्युत का सुचालक होते हैं, सारे धातु कठोर होते हैं, ऐसा नहीं। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। और उष्मा विद्युत का सुचालक, सामान्यतः धातु में उष्मा विद्युत का सुचालक होते हैं। ऐसा नहीं कि सब में आप धातु ही प्रभावित, जैसे लेड क्या है, मेटल है, लेकिन उसमें आप नहीं कर सकते हैं। चलो उसमें धातु, अब चलो अधातु में यही सारे अंतर उल्टा लिख देना है। ये अघात वर्ध नहीं होते हैं, ये भी सामान्यतः है, ये भी टोटली, क्योंकि इसमें भी अपवाद पाया है। आप कहते हैं धातु अधातु में उष्मा का सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक होता है, इसलिए बैटरी पेंसिल में उसका यूज होता है। फैक्ट्स, कमरे के तापमान पर 25 डिग्री पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद है, एक एक्सेप्शन में बोला था ना, है मरकरी। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो एक इकलौता धातु जिसको बोलते हैं मरकरी, हिंदी में बोलते हैं पारा। नॉन मेटल में पूछेगा तो ब्रोमीन को याद रखना है आपको। गलनांक, सीजियम का मत बोलना कि वो कमरे के तापमान पर द्रव में पाया जाता है। सीजियम को 29 डिग्री पर, कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और सीजियम जो गलता है 29। हाथ, हम लोग का शरीर का तापमान कितना है, लगभग 32 इतना होता है। जैसे इस पर हाथ पर रखते हैं ना, तो हाथ पर रखने पर सीजियम गल जाएगा। मान लो सीजियम का मेटल होता है, इसको हाथ पर रखें तो गल जाएगा, हाथ पर रखने गलेगा, क्योंकि जो हमारा हाथ का तापमान है ना, इसके तापमान से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन रूम में रखोगे, कमरे में रख दोगे, नहीं गलेगा, क्योंकि कमरे के तापमान जो होता है हमारे शरीर के तापमान से कम होता है। कमरे के तापमान जनरली 25 डिग्री सेल्सियस ली जाती है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, जिसके कारण मानव के हथेली पर पिघल जाते हैं। इसको मतलब आप ये मत बोल देना कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, हाथ पर रखने पर पिघलेंगे। जिंक कमरे के तापमान पर न तो आघात वर्ध होता है और न ही तन्य होता है, जबकि मेटल है। अपवाद, सारे अपवाद हैं। सोडियम पोटेशियम, भाई आप समझते हैं सारे धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम लिथियम ऐसा मेटल है जिसको हाथ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं इसको आप, तो ये अपवाद हो गया। सोना सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है, और प्लेटिनियम भी सबसे अच्छा तन्य और मेटल है। ये नए रिसोर्स के अनुसार अभी जो ट्रेनिंग देती है प्लेटिनियम को देता है, लेकिन आपके बुक के अनुसार अभी सोना को ही मानते हैं, लेकिन प्लेटिनियम सबसे अधिक है। चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है, आप मान सकते, इस बात को एकदम याद रखना। पेपर में कई बार पूछता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है, चांदी को फट से टिक मारिएगा, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, लास्ट में एल्यूमिनियम। तो आपके मन में सवाल आता होगा सर फिर भी पोल पर जो तार हैं एल्यूमिनियम क्यों है? भाई देखो थोड़ा सस्ते भी हैं इसके लिए। चलो अब फैक्ट्स कुछ नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। याद रखना आपको, रिमेंबर, एकदम याद ही रखना है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन, मैं पहले बताया था। इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। हीरा एक ऐसा धातु है जो सारी धातु मुलायम कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पाया जाता है, और ये उष्मा का सबसे ऐसा चालक भी माना जाता है। ग्रेफाइट आयोडीन में चमक पाई जाती है, जबकि धातु में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक ऐसे इकलौता ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लश्चर होते हैं, जिसमें चमक पाई जाती होगी, और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि अपने पारा के नॉन मेटल जो पुअर कंडक्टिविटी होती है। लेकिन ये अपवाद है, याद रखना है। चलो सर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए इसी हाथे हाथे। हम बात कर रहे हैं सर धातुओं के माध्यम से विद्युत का संचालन का सही रूप क्या होगा, तो अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया था, पहले चांदी होगा, गलत हो गया। सोना, चांदी, लोहा, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, चांदी, इसका ऑप्शन सी के साथ कहिएगा, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चा जी। निम्न में कौन सा तत्व समूह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तत्व समूह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन, सेलियम, नहीं। गैलियम, सीजियम, नहीं सर। गैलियम, पारा, नहीं सर। पारा, ब्रोमीन। ऑप्शन डी इज 100% राइट। एक मेटल है, नॉन मेटल है, दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पर बच्चा जी लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में किसे तत्व शब्द की उत्पत्ति हुई? किसने तत्व शब्द की उत्पत्ति की? कौन सा वैज्ञानिक थे भाई? तो आपको पढ़ाया गया था रॉल ब्राउन ने। चलो, हथौड़े से पीटने पर जो पदार्थ चिपटा हो जाता है वो कौन सा होगा? आयोडीन क्रिस्टल, कोयले का टुकड़ा, सल्फर का ढेर, एल्यूमिनियम का टुकड़ा। भाई आप एल्यूमिनियम को चादर बना सकते हैं। ऐसी सामग्रियाँ जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन होगा? निम्नलिखित में कौन तन्य पदार्थ नहीं है? कौन नहीं है? तो देखो, चांदी तो हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्यूमिनियम, सल्फर नहीं होगा। सल्फर को हम तन्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6,
धातु सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन कौन सी धातु जो कमरे के तौर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ये पारा भैया हैं, मरकरी साहब हैं। आखिरी क्वेश्चन, ये सब आपके लिए था। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्वों की संख्या कितनी है? प्राकृतिक रूप में पूछा है, टोटल 118 है। नेचुरल रूप में कितना है? जस्ट आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया था, रिसर्च खोज के बताएं हमको और आंसर कीजिएगा। चलो सर, अब शुरू करते हैं टॉपिक अपना कंपाउंड्स के बारे में। एलिमेंट का पढ़ाई हो गया टोटल, अब कंपाउंड का परिचय किया जाए थोड़ा। कहते हैं भी एक शुद्ध पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे सर एलिमेंट्स ए एलिमेंट्स बी मिलकर कंपाउंड बना देंगे, जो किसका नाम हम कहेंगे कंपाउंड ए भी कहेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स मिलेंगे सेम टाइम्स के एटम होंगे, ये भी सेम टाइम्स का होगा, दोनों सेम टाइप का, ये भी सेम टाइप का, दोनों सेम टाइम के होंगे। टाइम बोल रहा हूँ सर, टाइप्स के एक ही प्रकार के होंगे, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, वो कहलाएगा अपना कंपाउंड। चलो सर, आइडेंटिफाई कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में यौगिकों की पहचान करें। ऑक्सीजन क्या कंपाउंड है? क्या ओजोन है? क्या सल्फर है? क्या आयोडीन है? बताइए सर। तो देखो इसमें लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सी है ना, इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। मैंने बोला 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। कंपाउंड का देखो, और कंपाउंड जो होते हैं केमिकली यौगिक रूप से रासायनिक रूप से समरूप होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं रासायनिक रूप से समरूप होते हैं और शुद्ध। कोई बोलता है सर कंपाउंड शुद्ध कैसे है? कैसे शुद्ध है? तो देखो शुद्ध इसलिए है कि मान लो आप पानी लिए, आप घर का पानी ले लो, उसका भी आणविक फार्मूला क्या होगा? H2O। आप नदी का पानी ले लो, सेम। समुद्र का पानी ले लो, सेम। सारे के फार्मूले, सारे के जो निर्माण हुआ होगा उसमें H2O यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। कहीं का पानी ले लो, इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये प्योर सब्सटेंसेस है, उसका रेशियो है, ऐसा ही मिलेगा आपको। कहीं भी जाएंगे, जल की एक ही प्रकार कौन से निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, इसीलिए एक शुद्ध पदार्थ है जो कि हमेशा रासायनिक रूप से केमिकली रूप में रहेगा, ऐसा ही रहेगा, H2O के फॉर्म में रहेगा। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है, हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं कि यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। हम लोग बच्चे जब हम लोग क्लास 9 में थे तो थोड़ा सिलेबस अलग था, मतलब बुक अलग था, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था कि जल एक, सिद्ध कीजिए कि जल एक यौगिक है कैसे, जल एक यौगिक है कैसे। तो बस यही बात वहाँ बताना था। चलो हम बात करते हैं सर, यौगिक सदैव हमेशा समान तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे देख लो, वर्षा का जल ले लो, समुद्र का जल ले लो, सारे के जो फार्मूला होंगे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर होते हैं, प्योर पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। चलो अब किसी यौगिक का गुण उसके घटकों से पूर्णतः भिन्न होता है। कंपाउंड में भाई जो गुण मिलेगा ना, अलग मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ आपने मिलाया हाइड्रोजन, उसमें मिला दिया गया ऑक्सीजन, मिल के बन गया जल। जल का रिलेशन इन दोनों से अलग होता है। देखो हाइड्रोजन जल आग लगने में सहायता करता है, हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ होता है, और ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है। एक आग लगने वाला है, दूसरा आग लगाने में सहायता करता है। इनसे जो मिल के बनता है ना जल, ये दोनों को बुझाने वाला काम करता है। इसीलिए कंपाउंड को हम बोल सकते हैं कि भाई इसके जो गुण होते हैं ना बिल्कुल अलग होते हैं, अपने जो एलिमेंट्स वो मिल के बनते हैं। वही बात यहाँ समझाया गया है। वाटर जो बना है न जलता है न दहनशील पदार्थ है, जबकि हाइड्रोजन दहनशील पदार्थ है, दहन और ऑक्सीजन दहनशील में सहायता करता है, लेकिन ये जो बना अलग है। चलो कमरे के तापमान पर ये द्रव, जो जल है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया है, ये कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाया है, ये भी कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाया जाता है। तो दोनों गैस हैं मिल के बन के लिक्विड। तो क्या ये प्रॉपर्टी अलग है कि नहीं? क्या इनकी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट्स हैं कि नहीं? इनके कंपोनेंट्स डिफरेंट्स मिले कि नहीं सर? मिले सर। चलो तो 3 फैक्ट दिया गया है। चौथा फैक्ट है कि किसी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना एक जैसी होती है। यही कारण है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे आप जल का मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक गलना एक 1 atm होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट उनका जो होता है, मेल्टिंग मतलब क्वथनांक, बॉइलिंग मतलब गलनांक, सॉरी बॉइलिंग मतलब खोलने वाला क्वथनांक बोलते हैं, मेल्टिंग मतलब गलनांक बोलते हैं। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई ये रहता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका और 100 डिग्री सेल्सियस। 1 atm एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ATM का पूरा नाम होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब बोल सकते हैं। चलो 5वां,
किसी यौगिक को साधारण भौतिक तरीकों से विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम जल को, तुम जाओ जल में से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिजिकली रूप से आप अलग नहीं कर सकते हो। हाँ, भौतिक विधि बोले तो छानन विधि ले लो, कोई विधि भौतिकी विधि से ले लो, नहा से चुन कर न छान कर आप अलग नहीं कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर समझाएगी आपको, सिर्फ नोट्स बना ले और जो मैंने बात बोला सुनिए। वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी देकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, तो ये तो भाई फिजिकल मेथड नहीं है, केमिकल मेथड है। यानी आप रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं कंपाउंड्स के कंपोनेंट को। कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? किसी यौगिक का गलना, किसी यौगिक का एक ही निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ये बात तो सही है। किसी यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निश्चित, ये तो बात अभी जस्ट पढ़ा थोड़े पहले कि भाई फिक्स होता है। एक यौगिक में उसके व्यक्तिगत तत्वों के गुण होते हैं, नहीं सर, उसके गुण बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे प्यारे से बच्चे। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है? कौन यौगिक नहीं है भाई? तो ये तो एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सर ये तो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। सर सोडियम जो दिख रहा है ना, एलिमेंट है। ये सारे के सारे कंपाउंड है, इसमें देखो दो एलिमेंट्स हैं, तो कंपाउंड है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे जी आपको खुद से करने हैं। वैसे आंसर साइड में लिखा गया है, आप उसको इग्नोर करते हुए आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो, जब अपने कोई चीज़ पढ़ा तो उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पढ़ने से कोई मतलब बना नहीं। निम्नलिखित में कौन सा चमकदार अधातु है? भाई हमने पढ़ा था ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मिक्सर्स के बारे में। हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, दोनों प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया। अब जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको शुरू करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में पहला आता है सर मिक्सर्स, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो शुद्ध तत्वों या उसके साथ मिश्रित होते हैं, भौतिक रूप से नहीं होते हैं। मैं एक मिश्रण का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पीतल दिख रहा है क्या सर? ये मिश्रण है, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को, शुद्ध तत्वों को मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। और बताया जा रहा है कि एक साथ मिश्रित होते हैं और भौतिक रूप से संयुक्त होते हैं। ये फिजिकली रूप से भी। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, चीनी तथा जल में चीनी घोर दिए तो मिश्रण जो तैयार हो ना, वो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन वो फिजिकली रूप से एक हैं। आप यहाँ का पानी पी के देखो, उसमें भी चीनी मिलेगी, चीनी गुण मिलेगा, सारा का सारा पानी मीठा हो जाएगा, सब जगह चीनी और पानी गुण मिलेगा। तो वही भौतिक रूप से क्या होते हैं, जैसे होते हैं। कुछ गुण पढ़ लेते हैं। पहला गुण पढ़ना है, एक मिश्रण तब बनता है जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात लेना पड़ता है। आप ऐसा ही पीतल नहीं बना सकते हैं, आप ऐसा ही कांसा नहीं बना सकते हैं, उसके फिक्स में अमाउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने बोला, आपको एक मिश्रण तैयार करना है। किसी भी मिश्रण को उसके व्यक्तिगत घटकों को गुण, उसमें भौतिक के गुण होते हैं। जैसे देख लीजिए सल्फर पाउडर और लोहा का बुरादा, ये जिसको दोनों, सल्फर पाउडर पीला होता है, लोहा का बुरादा। अगर आप चुम्बक को इस मिश्रण के पास ले जाएंगे तो लोहे का बुरादा चुम्बक की ओर आकर्षित होगा, यानी मिश्रण में उसके व्यक्तिगत घटकों के गुण होते हैं। गुण गायब नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जल में दोनों का गुण गायब हो गया, इसमें ऐसा नहीं होगा। उसके जो प्रॉपर्टी होंगे, दोनों प्रॉपर्टी गुण वाले को ये सब मिलाएंगे, एक मिश्रण तैयार करेंगे आप। सल्फर पाउडर में लोहा का बुरादा मिलाएंगे ना, और वहाँ पर आप चुम्बक लेके जाएंगे तो सारा उसका जो लोहा का बुरादा सट जाएगा। यानी उस मिश्रण तो था, लेकिन उसका लोहा गुण खोया नहीं, सल्फर वाला गुण अपना खोया नहीं। किसी मिश्रण घटकों को सरलता से अलग किया जा सकता है, इसमें आप अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चुम्बक ले गया, सारा सट गया। वही एग्जाम्पल को यहाँ पर से देखा गया, लोहा का चुम्बक ले सारा बुरादा इसमें सट गया। बात लिख दिया हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। इसको आपने अलग किया, इसको पृथक्करण तकनीक कहते हैं, जिसको बोलते हैं सेपरेटेशन टेक्निक। तो चुंबकीय पृथक्करण, और इसको अपने चुंबकीय पृथक्करण भी इसको कहा जाता है। जैसे आपने चीनी का मिश्रण तैयार किया, सर क्या आपका चीनी वापस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। उसको खोलाते जाएंगे तो सारा पानी क्या होगा, वो आसमान को उड़ जाएंगे, आपका चीनी बाद में बच जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, जो चीनी को लोग पाक बनाते हैं, बाद में पानी सूखता है तो चीनी का जो बचता है, चीनी ठोस फिर बचता है। हाँ, चीनी का क्रिस्टल वैसा नहीं मिलेंगे, लेकिन चीनी मिल जाएगा आपको वापस। तो अपने क्या सीखा, कंपाउंड जो मिश्रण होते हैं उसको आप फिजिकली रूप से अलग कर सकते हैं।
लेकिन एलिमेंट्स में और कंपाउंड में आप नहीं कर सकते हैं। में नोट पढ़ते हैं एलॉय, एक मिश्र धातु हम लेते हैं मिश्रण में, एक जिसे मिश्र धातु है एलॉय जो इसको हम बोलते हैं, ये भी मिश्रण के घटकों से किसी भौतिकी विधि से द्वारा अलग, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, है ये भी मिश्रण, लेकिन इसको मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसको आप चाहोगे पीतल जो बना है ना, उसका तुम चाहोगे कि उसमें जो जो एलिमेंट से मिलकर बनाए थे उसको अलग कर लो, नहीं हो पाएगा। स्टील आयरन किसे बना है, आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है। आप स्टील में से आयरन और कार्बन अलग नहीं कर सकते हैं, चाहिए स्टील के बर्तन है ना, उसका लोहा बाहर करके देख लो, नहीं हो पाएगा। एलॉय का एक और चीज़ है देखना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है निश्चित नहीं होता है, इसमें ये चेंज होता है, अलग अलग होता है। आइए सर कुछ क्वेश्चन का फिर भरमार किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के लिए, यहाँ पे देखो मिश्रण के लिए, इसको ऐसे लिखना है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण के लिए सत्य नहीं है, बताओ। ऑप्शन बी इसके आंसर निकल रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत बहुत अच्छे बच्चे। चलो अब हम बात करते हैं सर इंट्रोडक्शन पर, इसका परिचय लिया जाए कैसे, इसको जो पढ़ा आपने, तो वह प्रक्रिया जिससे पदार्थ का अंतिम अवस्था उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी मूल अवस्था से भिन्न होते हैं, परिवर्तन कहलाती है, चेंज कहलाता है, बदलाव आ गया। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पदार्थ का अंतिम जो मान लो अभी आप हैं और आपके पहले का सिचुएशन देखा जाए, आज से 10 साल पहले का, तो उसमें कुछ बदलाव आएगा ना, जिसको हम चेंज कहते हैं, चेंज हुआ है। तो वही हम परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो चेंज दो प्रकार पढ़ेंगे, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, उसको हम पढ़ेंगे जो चेंज वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, जो परिवर्तन का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे दो आधार पर, भौतिक के आधार पर और रासायनिक के आधार पर। भौतिक में नहीं होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन होता है, यस। जैसे यदि किसी पार्टिकल की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन आएगा तो वह केमिकल चेंज कहलाएगा, और नहीं आए तो वह भौतिक चेंज कहलाएगा। जैसे बर्फ़ को पानी जैसे जम गया तो बर्फ़ बन गया, तो फिजिकल चेंज है, फिर से पानी बन सकता है। लेकिन लोहे में जंग लग गया तो फिर से आप जंग वाले को आप हटा नहीं सकते हैं, लोहा फिर वापस नहीं आएगा। भौतिक परिवर्तन सर क्या होता है, एक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में बिना परिवर्तन पदार्थ की भौतिक गुण में आकार, साइज से बदल जाए। जैसे पानी का साइज बदल गया, ठोस हो गया, तो फिजिकल चेंज है। सर मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत फील लग रहा है बच्चे को एक साथ लपेट पूरा, आज बहुत सारे आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ, बहुत आपको मज़ा आ रहा होगा। आज आपको केमिकल चेंज पढ़ा के कहाँ तक था इसका, एक सेकंड बचाइए, मैं थोड़ा देख लूँ तीसरा लेक्चर मेरा कहाँ तक है। चलो कुछ फन की बातें कर लिया जाए। नींबू आप काटते हैं, क्या चेंज है, फिजिकल चेंज है, यस और नो, फिजिकल चेंज है। आप नींबू को निचोड़ दिए ऐसे ऐसे, फिजिकल चेंज है, यस। चीनी और नमक को नींबू पानी का घोल बना दिया, क्या फिजिकल चेंज है, यस। नींबू का पानी पच गया, आप पानी पी लिए, घोल बनाए, अपने नींबू पानी बनाया, मस्त पी गए, पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया बच्चा जी, क्या फिजिकल चेंज है, नो सर। पाचन हो गया ना, अब उसको नहीं ला सकते हैं, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज थोड़ा पढ़ लिया जाए सर, ऐसे तो डिफिनेशन पढ़ाई दिया गया। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक संरचना बदल जाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, और रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं सर। कार्बन ऑक्सीजन को जब रिएक्शन कराएंगे तो बने कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट निकलेंगे, तो ये CO2 बना ना, तो इसको हम एक रासायनिक, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, और ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग आयरन, लोहे में जंग लग गया, केमिकल चेंज है। मोमबत्ती जला दिए, केमिकल चेंज है। आपने कागज़ जला दिया, केमिकल चेंज है। तो बताओ इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है। चलो फन एक्टिविटी दूसरा लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को आपने काट दिया, फिजिकल चेंज है। आप उसको जला दिए, ये तो भाई केमिकल चेंज हो जाएगा ना, जला दिए तो। चलो एक बात यहाँ ट्रू फॉल्स में देखा जाए, मिश्रण भौतिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जबकि यौगिक रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ट्रू और फॉल्स। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा जी इस लेक्चर को, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर रखिएगा। मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करता हूँ, और चलो चाहे थोड़ा सा और कंटेंट बचता है इसमें, इसको भी कर लेते हैं। ये इसका आंसर खोज के रखेंगे। चलो
अब बताइए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल मैं हिंट्स नहीं देने वाला हूँ। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। धाराधर धाराधर क्वेश्चन के आंसर लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन है, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी जल्दी हो जा रहे होंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। ये जो कुछ चीज़ें हैं इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, परेशान आपको नहीं होना है प्यारे जी। चलो तो यहीं तक रहने देता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके डिमांड पर ये लेक्चर आया है, बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। आपका ड्यूटी बनता है घर पे थोड़ा सा मोबाइल माँ से मांग कर, पापा से मांग कर यूज करें, क्योंकि थोड़ा आपका सिलेबस थोड़ा सा लेट हुआ है केमिस्ट्री का। अब आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे आप यहाँ पर क्लास करेंगे, मेरे यहाँ देखेंगे लेक्चर, थोड़ा समय लग जाएगा। तो कृपया करके आप घर पे कर लीजिए। समझाना मैं क्लास में समझा दूंगा आपको डिटेल में, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे लेक्चर में बहुत प्रयास किया हूँ, समझ में बच्चे को आएगा। जो भी दूर दराज बैठे छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार। और कल है आपका 15 अगस्त, जिसको हम इंजॉय करेंगे। हम अपने आज़ादी दिवस को कल हर्षोल्लास से मनाएंगे, और अभी मनाइएगा। हर घर पे जैसे कि मोदी जी का नारा है कि हर झंडा तिरंगा, घर पे झंडा तिरंगा फहराना है। ऑब्वियसली फहराएंगे हम लोग अपने दिल में। जो भारत माता से प्यार तो हमको बिल्कुल है, अपने देश से प्यार हमको बिल्कुल है, रहना चाहिए, रहेगा। राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद जिंदा है और रहता है और रहता ही रहेगा। तभी एक राष्ट्र है, नहीं तो राष्ट्र है ही नहीं। तो भारत माता की जय बहुत बहुत। और लास्ट में बोलते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज लास्ट में आपका बहुत बहुत प्यार शुक्रिया। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आपका प्यार सहयोग थोड़ा हमें चाहिए। धन्यवाद।